बेटा, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखा था। अब हम उसका इफेक्ट देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो इसके पहला इफेक्ट है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस तरीके की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी, ठीक है, और कोई चार्ज है इसमें एंटर करता है, v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और एक लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस v। ठीक है, तो चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसकी डायरेक्शन है वो v क्रॉस b से आती है। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल हो गया। तो v क्रॉस b में क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो नीचे की तरफ लगेगा और ये फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, v के भी परपेंडिकुलर होगा और v के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है q, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर q नेगेटिव है तो इस फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और फिर फोर्स ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड लगेगा। F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। सपोज करिए कि q की जो वैल्यू है वो माइनस ई के इक्वल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की वैल्यू, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो अगर पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स b क्रॉस b के अलोंग लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स है वो b क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि b क्रॉस b अगर नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स b क्रॉस b के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी q, v क्रॉस b, b भी sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences a force equal to qvb sin theta। अब आप इसको देखिए कि ये जीरो कब कब हो सकता है ना, तो इसके जीरो होने के केसेस देखिए। कब कब चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा, तो ये फोर्स जीरो कब हो सकता है, अगर q जीरो है, यानी कि अनचार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स जीरो होगा। अगर ये वेलोसिटी जीरो है तब भी फोर्स जीरो होगा, यानी कि अगर जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर v b की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि v अगर b के पैरेलल है, तो इस केस में sin थीटा की वैल्यू या तो sin जीरो के इक्वल होगी, जीरो होगा, या sin पाई के इक्वल होगा, और दोनों ही केसेस में ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो sin थीटा अगर जीरो होगा तब भी फोर्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तब भी फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो फोर्स के जीरो होने के ये केसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करे तो इसमें फोर्स जीरो, और अगर इस तरह से मूव करेगा इसके ऑपोजिट तब भी इसमें फोर्स जीरो होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इसमें जीरो आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर चार्ज मूव करता है तो फोर्स जीरो होगा, और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो फोर्स है वो हमेशा v के परपेंडिकुलर होगा,
और फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में बी और बी लाई करें। ठीक है, तो ये जो फोर्स है एक एक्सियल वेक्टर बनेगा बी और बी के। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस। अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए, तो q की वैल्यू तो माइनस e के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव होगा, माइनस e के इक्वल होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी को हम v i कैप लिख सकते हैं। v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया और उसकी जो डायरेक्शन है वो i कैप होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिख सकते हैं b मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की डायरेक्शन में, तो b j कैप लिख सकते हैं। तो b इज b i एंड b इज b j, तो e v b और ये रहेगा माइनस i क्रॉस j। माइनस डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो i क्रॉस j हो जाएगा माइनस। तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो EBB हो गया और जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप के डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स इज अलोंग माइनस के कैप। तो फोर्स माइनस के कैप के अलोंग होगा, दैट इज अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन। ठीक है, तो जो फोर्स है वो नेगेटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट देखिए लॉरेंट फोर्स। This is force on a moving charge in both electric field and magnetic field। अगर कोई स्पेस ऐसा है, कोई स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो चार्ज के ऊपर दोनों अपना अपना फोर्स लगाएंगे और उसका जो नेट फोर्स है उसको हम लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। जो लॉरेंट फोर्स है दिस इज इक्वल टू, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा q टाइम्स e वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा v क्रॉस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंबाइंड फोर्स है उसको हम लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला जो फोर्स है आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या बनती है, अगर लॉरेंट फोर्स 0 के इक्वल होता है, अगर लॉरेंट फोर्स 0 के इक्वल है तो उसका मतलब q टाइम्स e प्लस q टाइम्स v क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इसमें से q अगर आप कॉमन लेते हो तो ये e प्लस v क्रॉस b इज इक्वल टू 0। चार्ज तो 0 है नहीं, तो e प्लस v क्रॉस b 0 हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देता है। तो अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो जो कि माइनस v क्रॉस b के इक्वल हो, तो लॉरेंट फोर्स 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट से लगने वाले, मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल कर सकते हैं। नोट करिए दोस्तों। देखिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10 टेस्ला जे कैप, मतलब y एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 टेस्ला के इक्वल। ठीक है, और जो पार्टिकल है वो I यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी क्या डायरेक्शन होगी, सो दैट द चार्ज पार्टिकल मे मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन या तो स्पीड को चेंज करेगा
या स्पीड की डायरेक्शन को बदलेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा। तो दोनों ही चीजें नहीं बदल रही हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। ठीक है बेटा, एक बार से फिर से इसको समझ लीजिए कि अगर फोर्स जीरो है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5i कैप वेलोसिटी दी हुई है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है और फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो जो लॉरेंज फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से, वो q टाइम्स e प्लस v क्रॉस b के इक्वल होगा। q तो जीरो है नहीं, है ना, क्योंकि q के ऊपर तो q वेलोसिटी उसकी दी हुई है, तो जीरो का मतलब तो चार्ज होगा ही नहीं, तो उसमें वेलोसिटी कैसे होगी, तो इसलिए चार्ज जीरो नहीं है। और फिर ये चार्ज जीरो नहीं है तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, और इससे हम e की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस v क्रॉस b, v की वैल्यू रख देंगे 5i और b की वैल्यू हो जाएगी 10j कैप। तो ये 50 इंटू माइनस वन माइनस 50 आई क्रॉस जे के कैप हो गया, तो ये 50 माइनस के कैप के इक्वल, तो मैग्नीट्यूड हो गया 50 न्यूटन पर कूलम, और जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। नोट करिए बेटा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो तरह से पूछते हैं। प्रूव दैट स्पीड ऑफ अ मूविंग चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो फोर्स होता है एफ, वो क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है ना। जो पावर का एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, एफ डॉट वी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो देखिए, जो पावर है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया। ठीक है, तो जो पावर है वो एफ डॉट वी के इक्वल होता है। एफ डॉट वी मतलब एफ वी कॉस, एफ और वी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल हो जाएगी, और कॉस 90 जीरो के इक्वल होती है ना। तो जो एसोसिएटेड पावर है मूविंग चार्ज के ऊपर वो जीरो होती है। पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, पावर अगर जीरो है तो वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, एंड हेंस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, और जो मूविंग चार्ज की स्पीड है वो भी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का फोर्स लगाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस जो होते हैं उनका वर्क डन जीरो होता है, एसोसिएटेड पावर जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, स्पीड भी कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज हम चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, ना कि उसकी स्पीड को बदलने के लिए। तो स्पीड को हम उससे चेंज नहीं कर सकते। पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका पहला केस देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है।
इसमें दो सब केस बनते हैं, v मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या v मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, इट्स ऑपोजिट टू v। तो इसमें v और b के बीच में जो थीटा है वो 0 होगा, इसमें v और b के बीच में जो थीटा है वो 180 डिग्री होगा। दोनों ही केसेस में साइन थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स है दोनों ही केसेस में वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होगा, और क्योंकि साइन थीटा 0 है तो इसलिए फोर्स भी 0 होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स 0 होने की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिविएटेडली, चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिविएटेडली, तो उसमें कोई डिविएशन नहीं होता है, ना उसकी स्पीड चेंज होती है, वो ऐसे ही मूव अनडिविएटेडली इन मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड। क्या मतलब हुआ इसका कि ना तो उसकी स्पीड बदलती है ना उसकी डायरेक्शन बदलती है। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस देखिए कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फोर्स की वैल्यू होगी Q टाइम्स V क्रॉस B, तो उससे पता लगता है कि जो फोर्स है वो V के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो दिस लीड्स टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन की कंडीशन बनती है इसमें, और ये जो क्यू वी बी साइन थीटा है, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, यानी कि क्यू वी बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर मोशन है इसकी कंडीशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन है सर्कुलर मोशन की कि फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होगा, और उसकी कंडीशन है कि जो भी नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? क्यू वी बी के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो वी से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी, और आर की जो वैल्यू है वो एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट करता है, और उसकी जो रेडियस है वो एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल होगी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए, इसको डिस्कस करते हैं कि आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो आर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एम क्यू और बी ये कांस्टेंट है, एम क्यू और बी दोनों तीनों कांस्टेंट है, इसलिए आर जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जिसकी वेलोसिटी कम है उसकी रेडियस कम बनेगी सर्कल की, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसके जो रेवोल्यूशन का पाथ होगा सर्कुलर पाथ, उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी रेडियस भी बड़ी होगी। तो जिसकी वेलोसिटी कम है उसकी रेडियस कम होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से v रेडियस को अफेक्ट करता है, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो जो रेवोल्यूशन होगा उसकी जो रेडियस होगी वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा रेवोल्यूशन की रेडियस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हो गया कि एक सर्कल को पूरा करने में उसको चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड ऑफ revolution of charged particle, time period of revolution of charged particle। तो अगर वो एक सरकमफेरेंस में मूव करता है, सर्कल में मूव करता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड को बदल नहीं सकता है, तो वो 2 पाई आर अपॉन वी के इक्वल होगा। अब इसमें आर की वैल्यू डाल दीजिए, तो आर हो गया एम वी अपॉन क्यू वी, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, और ये क्यू बी अपॉन 2 पाई एम के इक्वल होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिसके ऊपर एक मशीन भी बनेगी इसी प्रिंसिपल के ऊपर, कि चार्ज पार्टिकल कितनी भी स्पीड से मूव करें, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे, तो जैसे वो पहले एक छोटी रेडियस में मूव कर रहा था, छोटे रेडियस के सर्कल में आपने स्पीड बढ़ाई तो उससे बड़ा सर्कल बन गया, और स्पीड बढ़ाई तो उससे बड़ा सर्कल बन गया, लेकिन इन सभी में आप उसके टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर सकते। तो स्पीड बढ़ाने से बड़ा सर्कल उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन टाइम वो उतना ही लेगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकंड में जो रिवोल्यूशंस का नंबर होगा, उसकी वैल्यू को भी हम स्पीड को बढ़ा के नहीं बढ़ा सकते। तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, स्पीड के बढ़ने से क्या होता है, स्पीड के बढ़ने से जो सर्कुलर पाथ होगा, या जो रिवोल्यूशन का जो पाथ होगा, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी स्पीड से, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कितना भी बढ़ा दें, लेकिन उसके एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो सेम ही रहेगा। या आप कहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी कि 1 सेकंड में जितने चक्कर वो पहले लगा रहा था, 1 सेकंड में उतने ही चक्कर वो बाद में भी लगाएगा, चाहे आपने उसकी स्पीड को 100 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टाइम पीरियड को हम चेंज नहीं कर सकते स्पीड से, सिर्फ रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, तो रेडियस का ही रिलेशन है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए, नोट करिए बेटा इसको। थर्ड केस है बेटा कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ना जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है या वेलोसिटी है वो 90 डिग्री पे भी नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई एंगल बनता है। सपोज करिए कि वो एंगल थीटा है, जैसे ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरह से, और ये जो एंगल है ये ना 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है उसके पार्ट कर लेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट निकालेंगे v1, और एक उसके परपेंडिकुलर v2। तो जो v1 है वो तो v cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, और जो v2 है वो v sin थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, तो जो v1 है उसकी वजह से तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि v1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो एज v1 यानी कि v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, therefore there is no effect। तो जब पैरेलल होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, तो उसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये v cos थीटा की वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो therefore charge particle will execute a translatory motion
with speed v cos theta along magnetic field। तो v cos theta का इफेक्ट क्या आएगा कि जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v cos theta की स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है, उसकी ना तो स्पीड बढ़ेगी ना डायरेक्शन चेंज होगी। ये v1 का इफेक्ट है। अब v2 से, ड्यू टू v2, जो चार्ज पार्टिकल है q एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा v2 की वजह से, जो हमने कंडीशन नंबर 2 पढ़ी थी जिसपे थीटा 90 डिग्री थी। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस वजह से इसकी वजह से एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट आएगा इनके ऊपर। v1 से वो आगे की तरफ बढ़ेगा और v2 से वो सर्कल बनाएगा। तो देयरफॉर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ v1 एंड v2, combined effect of v1 and v2, q executes a spiral motion और हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये एक हेलिकल पाथ को एग्जीक्यूट करता है या हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। तो सर्कल, आप इसको देखिए कि अगर सपोज करिए कि v1 नहीं होता तो इसका मोशन कैसे होता है। अगर v1 नहीं होता है तो उसमें सिर्फ v2 का इफेक्ट होता है और ये इस तरह से सर्कल में मूव करता रहता है चार्ज पार्ट। ठीक है, अगर v2 नहीं होता तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहता है। और अगर ये दोनों है तो सर्कुलर मोशन भी होगा और आगे की तरफ भी बढ़ेगा। तो सर्कुलर मोशन भी होगा और आगे की तरफ भी बढ़ेगा, तो इस तरह से एक स्पाइरल बनेगा, यानी कि सर्कल बनाता हुआ वो आगे की तरफ जाता रहेगा और ये एक स्पाइरल या हेलिकल पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो इनके कंबाइंड इफेक्ट से ये एक हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। अब इसमें एक टर्म आता है पिच ऑफ हीलिक्स। पिच ऑफ हीलिक्स, हीलिक्स मतलब जो हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी पिच क्या होगी। तो देखिए, ये जैसे ये एक आधा इसका साइकिल हो गया, फिर ये एक और आधा हो गया। ये मान लीजिए कि एक साइकिल है ए से लेके बी तक। तो इसमें जितनी वो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच ऑफ हीलिक्स। तो ये पिच ऑफ हीलिक्स हो गया ए बी, and this is distance traveled by charged particle along B in one time period of revolution of charged particle under the effect of V2। तो V2 की वजह से उसको एक रिवोल्यूशन करने में जो टाइम पीरियड लगता है उतने में वो कितनी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल पाता है। तो ये पूरा एक साइकिल हो गया और उतनी देर में वो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ए बी डिस्टेंस वो किसके इफेक्ट में ट्रेवल कर रहा है, V2 की वजह से तो वो आगे नहीं चल रहा है, V2 की वजह से तो वो सिर्फ सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा स्पीड v1, क्योंकि आगे तो वो v1 स्पीड से ही बढ़ेगा, और एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है t, ये साइकिल किसकी वजह से हो रहा है, v2 की वजह से। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए v2 उसमें आएगा नहीं। तो v1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, v1 इज v cos थीटा, और टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया, QB अपॉन 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट ही बना रहता है सर्कुलर पाथ के लिए।
तो टी तो v के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए v2 का इसमें कोई रूल नहीं आएगा। और जो v1 है वो v cos थीटा के बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2 पाई m v अपॉन क्यू भी, ये सब कांस्टेंट है। और जो पिच है हेलिक्स की वो cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। नोट करिए बेटा।